दिस इज आगा इरफान। आज हमारा टॉपिक है केल्विन साइकिल, जिसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं और इसे मिसनामर डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। ये सेकंड स्टेज होती है फोटोसिंथेसिस की और ये होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में। यहाँ पे तीसरा रिएक्टेंट फोटोसिंथेसिस का यूटिलाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। असल में फोटोसिंथेसिस के जो पहली स्टेज थी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, वहां पे दो रिएक्टेंट ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुके हैं, वाटर एंड सनलाइट, जिसके नतीजे में प्लांट्स ने ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट रिलीज की थी एक चीज, दूसरा वहां पे एटीपी और NADPH के मॉलिक्यूल बने थे। और ये जो रिएक्शन है इसमें तीसरा और फाइनल रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है और उसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है। इस रिएक्शन के टोटल 3 फेजेस हैं। पहले फेज को हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन, दूसरे फेज को हम कहते हैं रिडक्शन और तीसरे को हम कहते हैं रीजनरेशन। नंबर 1 जो फेज होता है कार्बन फिक्सेशन, वो स्टार्ट होता है जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती है केल्विन साइकिल में। तो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाता है एक 5 कार्बन के मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट। बिसफास्फेट वो फास्फेट होता है जो दो डिफरेंट कार्बन पे फास्फेट अटैच होते हैं, हम उनको बोलते हैं बिसफास्फेट। ठीक है, अब ये जो अटैचमेंट होगी वो कौन करवाएगा? एक एंजाइम होता है रुबिस्को। रुबिस्को क्या है? राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजीनेज। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये RUB राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट के साथ अटैच कराता है, कार्बोऑक्सिलेशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कम हो जाती है तो फिर ये ऑक्सीजन को अटैच करवाता है इस 5 कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से इसको दोनों ही काम होते हैं, कार्बोऑक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन। मगर यहाँ पे इसका काम कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करा रहा है, तो यहाँ पे इसका काम है एज अ कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम। हाँ, जैसे ही अटैचमेंट होगी। हाँ, दूसरी बात जो रुबिस्को होता है, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम इन नेचर। तो बेटा 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एक कार्बन आ गया तो 6 कार्बन का पहला 6 कार्बन का इंटरमीडिएट बनता है जो अनस्टेबल होता है और वो जल्दी से 200 में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उसके नतीजे में 3 कार्बन के एसिड्स बनते हैं, 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, एंड दीज आर द फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल्स ऑफ केल्विन साइकिल, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं C3 साइकिल, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल है उसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, और यहाँ पे हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन। अब इसके बाद दूसरा फेज इसका स्टार्ट होता है रिडक्शन। रिडक्शन के नतीजे में ये एसिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे ट्रायोज शुगर्स में। तो उसकी कन्वर्जन के लिए सबसे पहले होगी फास्फोरिलेशन। और फास्फोरिलेशन क्या होगा? ये 6 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 6 ATP यूटिलाइज होंगे, वो फास्फेट 3 फास्फेट में से एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट होता है ना, वहां से एक एक फास्फेट वो हर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। तो 6 मॉलिक्यूल फास्फेट के रिलीज हो जाएंगे और वो इन एसिड्स के नंबर 1 पे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ATPs कन्वर्ट हो जाएंगे एक मॉलिक्यूल जाने की वजह से ADPs में, एडिनोसाइन डाइफास्फेट में। तो अब जो मॉलिक्यूल ये पहले 3 फास्फेट था, फास्फोग्लाइसरिक एसिड था, अब 2 फास्फेट की वजह से हम इसको क्या कहेंगे? 1 3 1, ये 1 हो गया, और 3 डाइफास्फोग्लाइसरिक एसिड, 2 फास्फेट हो गए। मगर अब इसका नाम क्या है? मॉडर्न नाम है 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरिक एसिड, क्योंकि जो फास्फेट होते हैं वो अलग अलग कार्बन के साथ अटैच होते हैं। ये बन गया। इसके बाद क्या होगी? इसकी होगी रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए चाहिए 6 NADPH, क्योंकि यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है। तो निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट रिड्यूस्ड, एक डाइन्यूक्लियोटाइड होता है फास्फेट कंटेनिंग, वो रिड्यूस होता है, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज फॉर्म में। तो ये जो होते हैं 6 मॉलिक्यूल, इससे बन गए निकोटीन अमाइड एडिनोसाइन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये यहाँ पे हो गया ऑक्सीडाइज। तो इसके नतीजे में क्या हुआ? ये जो 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरिक एसिड था वो कन्वर्ट हो गया, 6 मॉलिक्यूल बने इसके ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट। ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट असल में क्या है? एक ट्रायोज शुगर के टाइप है। तो एसिड से क्या बने? ट्रायोज, और यहाँ पे रिडक्शन एंड हो गई। अब देखें यहाँ पे कितने ATP यूटिलाइज हुए रिडक्शन में? 6, और कितने NADPH यूटिलाइज हुए रिडक्शन के फेज में? वो भी 6 थे। अब 6 में जो हमारे ट्रायोज शुगर बने उनमें से एक ट्रायोज यहां से साइकिल से बाहर निकल जाएगा, ये हमारा हो गया आउटपुट। ठीक है, ऐसे 3 मरतबा फिर से केल्विन साइकिल चलेगी तो फिर एक मॉलिक्यूल 3 ट्रायोज शुगर का बाहर आ जाएगा, तो ये आपस में जुड़ के बनाएंगे एक हेक्सोज शुगर जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज।
हम उस पर बाद में आते हैं। ये देखें, इसके बाद जो साइकिल का फेज आ रहा है वो है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन के दौरान ये जो ट्रायोल्स 5 बचे ना, ये इनकी अरेंजमेंट होगी, शफलिंग होगी और उसके नतीजे में वही 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। अब कैसे होगा, देखें 1 2 3 4 5, ये वही ग्लाइसोल्डिहाइड 3 फास्फेट शफलिंग हुई, उसके नतीजे में सॉरी उसके नतीजे में राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3। और यहाँ पे मॉलिक्यूल रीशफलिंग के दौरान फिर से 3 एटीपीज यहाँ पे फिर से यूटिलाइज हो जाएंगे और 3 फास्फेट एडिशन होगी और ये एटीपीज कन्वर्ट हो जाएंगे एडीपीज में। तो 3 मॉलिक्यूल बन गए, जहां से साइकिल स्टार्ट होती है वहीं पे आके एंड हो गई। इसी वजह से हम इसको कहते हैं साइकिल। और जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, बताई थी, केल्विन, उसके नाम पे पीछे इसके केल्विन साइकिल भी कहते हैं, कैल्शियम बेंसन साइकिल भी कहते हैं। और इसके वजह अलावा इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें सनलाइट डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होती। अब देखें, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने के लिए, ये तो ट्रायोज बना था, एक ट्रायोज बनाने के लिए कितने एटीपी रिक्वायर्ड थे, 6 प्लस 3 9। और हमें यह ध्यान में रखना पड़ता है 6 कहां भी यूटिलाइज हुए रिडक्शन में, 3 कहां भी यूटिलाइज हुए रीजनरेशन में, टोटल 9। और ट्रायोज बनाने के लिए NADPH कितने रिक्वायर्ड हुए, 6। तो अगर हमने ग्लूकोज बनाना होगा तो ये इन सब का नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये यहाँ पे 9 यूटिलाइज हुए तो टोटल कितने होंगे, 18 यूटिलाइज होंगे एटीपीज एक ग्लूकोज बनाने के लिए। और NADPH के कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे, वो होंगे 12। तो यह आ गई इसकी इक्वेशन। अगर 6 राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट होंगे तो वो अटैच होंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड से, उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे 18 एटीपी और 12 NADPH। रिएक्शन होगी जिसके नतीजे में वापस रीजनरेशन में तो ये 6 ही बनेंगे, राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, 18 ADPs और 12 NADP मॉलिक्यूल्स। अस्सलाम वालेकुम।